Hello students. In the previous class, we have discussed the study of history of the medieval period, that is from 700 CE to 1800 CE, and we have also discussed the new social and political groups that emerged in the same time period, and also about the region and the empire. तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की थी? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हमने स्टडी को किस तरीके से पढ़ा, कब मिडिवल जो 700 CE से 1800 CE के बीच में जो हिस्ट्री है हमने उसको किस तरीके से पढ़ा। तो हमने कैसे किया था, हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जैसे सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन सबको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और इनको हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते थे, मतलब जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था हम उसको अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन इन जनरल वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। फिर ऐसे हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, जैसे ये राजपूत, मराठा, सिख, जाट, ये सब इस टाइम पीरियड में इमर्ज हुए, जिनकी पावर्स जो थी काफ़ी बढ़ गई। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने फॉरेस्ट वगैरह छोड़ के, जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो फॉरेस्ट कटने लग गए, तो लोग फॉरेस्ट वगैरह छोड़ के सिटीज़ की तरफ गए। जब सिटीज़ की तरफ गए तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको ऐड कर लिया गया, नए नए कास्ट और नए नए रिलीजन्स वगैरह वहाँ पे बनने शुरू हुए। फिर हमने क्या पढ़ा, रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो एक बड़ा एम्पायर, जो एक बड़ा साम्राज्य था, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजन को मिलाकर बनता था, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते थे। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, हम बलबन के बारे में पढ़ा था, तुगलक के बारे में पढ़ा था। ऐसे मुगल का भी जो रीजन था, वो मुगल का भी एम्पायर था, वो काफ़ी वास्ट रीजन में फैला हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी में लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में, मतलब कि जो भाषा और क्षेत्र जो मिडिवल पीरियड में 700 CE से बीच में 700 to 1800 CE के बीच में जो लैंग्वेज एंड रीजन में क्या डिफरेंस आया, मतलब कि किसी क्षेत्र में और वहाँ की भाषा में क्या चेंजेस आए, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद हम देखेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, मतलब पुराने और नए धर्म जो वहाँ पे है इस पीरियड में। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मतलब कि हिस्टोरियंस जो भी हिस्ट्री इस टाइम पीरियड की है उसका सोर्स क्या है, मतलब हमें ये सब चीज़ें जो मिडिवल टाइम पीरियड की हमें जो पता है वो हमें कैसे पता चलती है। ठीक है, तो हम ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एंड रीजन से। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटिस्ड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। तो अमीर खुसरो क्या थे, एक पोएट थे, जिन्होंने 1318 में, मतलब 1318 ईयर में नोटिस किया अमीर खुसरो ने कि इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज है। कौन कौन सी है, सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, दर समुद्री है, गुजरी है, अवधी है और हिंदी है। ये सब क्या थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी इंडिया में। 1318 की बात कर रहा है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट इन द कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत व्हिच डिडंट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डिड नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। बोल फिर अमीर खुसरो ने और बात बोली, अमीर खुसरो ने बोला कि ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पारी हो गई तमिलनाडु की, गुजरी हो गई गुजरात की, दर समुद्री हो गई सदर्न कर्नाटका की, ये सब लैंग्वेजेस के अलावा एक लैंग्वेज और थी जो कि थी संस्कृत, जो कि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज थी। ठीक है, जिसको जो आम लोग थे वो तो नहीं जानते थे, मतलब इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी। कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू, मतलब कि संस्कृत जो थी उसको कॉमन लोग नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे। कब की बात बता रहा है मेरे को, 1318 में। 1318 में इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज थी, मतलब क्षेत्रीय भाषा थी बहुत सारी। उसके साथ साथ एक लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी, जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, जिसको सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे, आम लोग नहीं जानते थे। By 700 many regions already encompass distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। बोल रहा है जो 700 CE के बाद, मतलब हर्षवर्धन के रूल के बाद जो इंडिया के अलग अलग रीजन थे, जो अलग अलग क्षेत्र थे, उन्होंने अपना एक कल्चर, मतलब हर एक जो डायनेस्टी उनको रूल करती थी उस हिसाब से उन्होंने अपना एक लैंग्वेज और अपना एक कल्चरल डिस्टिंक्शन, मतलब कि हर क्षेत्र की अपनी अलग से एक कल्चर बनने लग गया था, हर क्षेत्र का अपना एक लैंग्वेज बनने लग गया था 700 CE के बाद। They were also associated with the particular ruling dynasties. There were considerable conflict between these states। बोल रहा है कि जब अलग अलग रीजन का, मतलब अलग अलग क्षेत्र का अपना एक कल्चर, अपनी एक लैंग्वेज बनने लग गई, तो उनकी जो बाकी रीजन से, मतलब जो बाकी रीजन्स थे उनके आसपास के जो बाकी स्टेट्स थे, उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, मतलब कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई। Occasionally dynasties like the Chols, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to form an empire that was in pan-regional spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful। बोल रहा है कुछ डायनेस्टीज, जैसे चोल डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई, मुगल, इन्होंने ऐसा
अपना साम्राज्य बनाया जो कि अलग अलग क्षेत्र को मिलाकर बना था, और वहाँ पे बहुत ही डाइवर्स मतलब अलग अलग रीजन के लोग, जब बड़ा क्षेत्र होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे। बोलता है कि जब भी मतलब जो एम्पायर किसी भी डायनेस्टी का मतलब किसी भी राजा का जब भी बड़ा एम्पायर बना वो कभी भी स्टेबल नहीं रहा और सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब हर एम्पायर सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जैसे अगर डाइवर्सिटी होगी बहुत ज़्यादा तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और अगर किसी भी रूल में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो रूल स्टेबल नहीं चल सकता। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it resulted into the re-emergence of regional states. But years of imperial, pan-regional rule had altered the characters of the region across most of the subcontinent. The regions were left with the legacies of the large and small states that had ruled over them. This is apparent in the emergence of various distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures, and in language through the thousand years. The characters of the various regions did not go in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever significantly losing their distinctiveness. अब बोल रहा है कि हमने पढ़ा कि 700 CE के आसपास इंडिया के अंदर जो रीजनल जो मतलब क्षेत्रीय कल्चर था वो बढ़ने लग गया। लेकिन क्या हुआ, जब आगे जाकर जो बड़े बड़े किंगडम्स फॉर्म हुए, मतलब बड़े बड़े एम्पायर फॉर्म हुए, जैसे कि सल्तनत के अंदर थे खिलजी तुगलक ये सब, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश रूल आया, मतलब जनरली मुगल एम्पायर तक की बात कर रहे हैं। जब मुगल एम्पायर जब आया जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन किया, मतलब कि जब जो पैन इंडिया जो एक रूल था, मतलब पूरे इंडिया में जो एक रूल था मुगल का, जब वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो जो रीजनल कल्चर्स है, मतलब कि जो स्टेट है छोटे उनका कल्चर फिर से फ्लरिश करना शुरू हो गया। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर एक सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब एक राजा जो है वो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा होगा, तो जो क्षेत्रीय कल्चर होगा वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाएगा, मतलब जो एक रीजन होगा इतना फ्लरिश नहीं कर पाएगा। तो यही डिफरेंस आया जब जो मुगल रीजन था जब वो डिक्लाइन करना शुरू हुआ, तो जो रीजनल स्टेट्स थे वो रीइमर्ज करने शुरू हुए, जो कि 700 CE के आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अब जो रीजनल स्टेट्स आए तो उनमें काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि उनके अंदर क्या था, इन्फ्लुएंस था उनके रूलर्स का, मतलब जिन जिन लोगों ने उस रीजन पे राज किया और रूल किया उनका इन्फ्लुएंस उस स्टेट पे था। उस स्टेट पे इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन उसके बावजूद जो उसका ओरिजिनल डिस्टिंक्टिवनेस थी, मतलब जो उसकी ओरिजिनल कल्चर था वो जैसे बाकी स्टेट से अलग था, वो डिफरेंस भी था, लेकिन साथ साथ कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। अगर कोई मान लो कोई दो रीजन है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम राजस्थान की बात करें और बंगाल की बात करें, तो बंगाल का अपना कल्चर तो है, राजस्थान का भी अपना कल्चर है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही नेशन, एक ही कंट्री, इंडिया का पार्ट है। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी जो अलग अलग रीजन्स थे वो उनके अंदर अपनी डिस्टिंक्टिवनेस तो थी, लेकिन उनके अलावा कुछ सिमिलैरिटीज भी थी, क्योंकि वो सब के सब एक सिमिलर राजा के अंडर रूल हुए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, मतलब कि उस 700 से 1800 के बीच में कौन से पुराने रिलीजन्स थे और कौन से नए रिलीजन्स थे। तो 1000 years of history that we are exploring saw significant developments in religious traditions. People's belief in the divine was something deeply personal, but mostly it was collective. Collective belief in a supernatural agency religion was many times closely connected with the social and economic organization of local communities. As the worlds of these groups altered, so also did their beliefs. बोल रहा है कि जो सोशल कंडीशंस थी, मतलब जब लोग अलग अलग लोगों से मिलने लगे, अलग अलग रीजन अलग अलग जगहों से आए लोगों से मिलने लगे, तो उनका जो बिलीफ था, मतलब कि वो जिन भगवानों में मानते थे, जिन जिन रिलीजन्स में मानते थे, उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए। इट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टुक प्लेस चेंजेस इन व्हाट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे। बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड में 700 से CE के बीच में वो चेंजेस आने शुरू हुए जो हम अभी नोटिस करते हैं अपने कंट्री में, मतलब अभी का जो हिंदुस्तान है, अभी का जो इंडिया है, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो सब इसी टाइम पीरियड में आए हैं। मतलब अभी जो हमारी सोसाइटी है वो इसी टाइम पीरियड से शेप हुई है। These included the worship of new deities, the construction of temples by the kings, and the increasing importance of Brahmins, the prized as dominant group in society. बोल रहा है कि जब नए नए चेंजेस आने शुरू हुए, मतलब कि जो सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए लोगों के धर्म में, लोगों के धर्म में मानने के तरीके में, तो इसी टाइम पे क्या हुआ, नए नए मंदिर बनने शुरू हुए। जो किंग्स जो थे उन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए ताकि उनका जो सोसाइटी में पावर है वो बढ़ जाए। इसी के साथ जो ब्राह्मण्स थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो एक सोसाइटी के अंदर एक डोमिनेंट ग्रुप भी बन गए। और ये सब
वर्ण सिस्टम का पार्ट है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम इतना जान सकते हैं कि इसी मतलब इस टाइम पीरियड में 700 से 1500 के बीच में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया, और जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्राइस्ट है, मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, जो लोग, जो ब्राह्मण्स जो पढ़ाते थे बच्चों को, बाकी सबको, वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया सोसाइटी के अंदर। The knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society. The dominant positions were consolidated by the support of the patron new rulers searching for prestige. तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, जैसे कि अमीर खुसरो ने बताया कि जो संस्कृत जो भाषा थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी और किसी को नहीं आती थी, इसलिए जो उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी वो बढ़ रही थी, और उसी रिस्पेक्ट का फायदा उठाने के लिए जो राजा थे वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे, ताकि ब्राह्मण्स के थ्रू क्या हो, उनका जो पावर है, मतलब जो राजा का पावर है ब्राह्मण्स के थ्रू, वो भी सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो सके, और उस राजा को भी थोड़ी प्रेस्टीज, मतलब थोड़ी इज्जत मिले या थोड़ी रिस्पेक्ट मिले, जो जैसे कि ब्राह्मण्स को मिलती है। One of the significant development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could read without the aid of priests to elaborate rituals. बोल रहे एक जो सबसे सिग्निफिकेंट आइडिया था रिलीजन के अंदर इस टाइम पीरियड में, वो था आइडिया ऑफ भक्ति। मतलब इस आइडिया ऑफ भक्ति था वो ये था कि जो डिवोटी है, मतलब कि जो भक्त है, वो बिना किसी पंडित या बिना किसी कर्म कांड, बिना किसी रिचुअल वगैरह के भी वो अपने गॉड से कनेक्ट कर सकता है। तो आप भक्ति मूवमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, ये अभी वैसे एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे रहा है। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first introduced the teachings of Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one and the only one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him, irrespective of social background. Many rulers were patrons of Islam, and the ulama learned theologians and jurians interpreted Islam in many ways. तो बोल रहा है कि इसी टाइम पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, बाकी हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन आने शुरू हुए। जो मर्चेंट्स थे और जो माइग्रेंट्स थे, मतलब कि जो ट्रेड करने के लिए आते थे लोग, जो या बाकी कंट्री से आए थे, उन्होंने 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया में कुरान को इंट्रोड्यूस किया। कुरान मतलब मुस्लिम्स की जो होली बुक होती है, जिसको मान के वो अपने गॉड को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो करते हैं। तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो कुरान है वो इंडिया में आई 7th सेंचुरी के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सो the merchants and migrants first introduced the teachings of Holy Quran to India in the 7th century. 7th सेंचुरी के अंदर कुरान जो है वो इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। इसी के साथ जो मुस्लिम जो रिलीजन है वो इंडिया के अंदर आया, और जो आने वाले जितने भी राजा थे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो गए, चाहे मुगल हो गए, वो सब मुस्लिम रूलर्स थे, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर मुस्लिम जो रिलीजन है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, So now we'll move to the last part of the chapter, historians and their sources. मतलब कि इस टाइम पीरियड में जो हिस्टोरियंस थे उनके पास मतलब क्या सोर्सेस थे, मतलब उनको कैसे पता चला होगा कि मिडिवल टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हिस्टोरियंस जो होते हैं वो जनरली हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, उनको कुछ सोर्सेस चाहिए, या तो वो कोई पुरानी किताब हो या किसी ने पहले कुछ अपने हिस्ट्री लिखी हो, वो उसको पढ़ के हिस्टोरियंस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड में कैसी चीज़ें रही होंगी, या फिर कोई कॉइन्स हो या फिर पुरानी बिल्डिंग्स हो, तो इन सब चीज़ों में है। तो पहले क्या है, पहले थोड़ा हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो लिखे हुए हैं, मतलब वो कहीं पे लिखे हुए हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में दो कैटेगरी है, एक जो कि इंडियन राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं, राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस, एंड सेकंड राइटिंग ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज। मतलब एक तो जो इंडिया में जो लोग रहते थे उन्होंने जो लिखा, एक हिस्टोरियंस थे उनके बारे में पढ़ा, और दूसरा जो फॉरेनर जो है उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा उसके बारे में हिस्टोरियंस ने पढ़ा। तो इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस हो सकता है, जैसे इंडिया में जो रह रहा है उसकी थिंकिंग कुछ और होगी, मतलब वो रोज की चीज़ जो उसके आसपास चीज़ें हैं उनको अलग तरीके से देखेगा। लेकिन अगर कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा है इंडिया के अंदर, अगर मान लो कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आया, तो वो उन चेंजेस को किस तरीके से लिखेगा, वो अपने व्यू पॉइंट से उसको डिफाइन करेगा। तो उसका जो क्रिटिसिज्म होगा वो ज़्यादा वैलिड होगा, वो ज़्यादा मतलब बायस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि उनको एक ब्रॉड आइडिया मिल सके पूरे सिचुएशन के बारे में कि उस टाइम पीरियड में इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। तो सर हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज इंडियन और इंडिजिनस, मतलब कि जो इंडियन लोगों ने जो बुक्स लिखी या जो इंस्क्रिप्शंस लिखे उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे।
In earlier days, people mostly used palm leaves, sheep leather, wood blocks, stone tablets and bark of trees to write. बोल रहा है कि जब शुरू में बहुत पहले लोग क्या करते थे, पाम लीव्स और जो लेदर वगैरह होता है, जो वुड होती है, जो स्टोन टैबलेट होती है, या जो पेड़ की छाल होती है, उस सब पे लिखा करते थे. पेपर जो था वो पहली बार, मतलब पेपर कब आना शुरू हुआ, पेपर वॉज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम द 13th century onwards. मतलब 1200 के बाद पेपर जो है वो यूज होना शुरू हुआ. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज और प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. बोल रहा है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मतलब कि जो हिस्टोरियन तरह जो चीज़ें लिखी जाती थी पेपर पे, वो सब चीज़ें 13th century के बाद लोगों ने टेम्पल के अंदर, और जो राजाएं हैं उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई और जो आर्काइव्स बनाए. आर्काइव्स मतलब वो जगह जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं. तो ये सब जगह 13th century के बाद यूनिवर्सिटी ने बनानी शुरू की. इसलिए जो हमारे पास हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो 13th century के बाद, जब से पेपर इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज हैं. उसके पहले के सोर्सेज हमारे पास कम है. क्योंकि क्या होता था जनरली, जो अगर आपने वुड पे कोई चीज़ लिखी या आपने बार्क ट्री के बार्क पे कोई चीज़ लिखी, तो वो मिटने के बहुत चांसेस रहते थे. अगर उसको धूल मिट्टी पड़ गई, कुछ हो गया, तो वो मिट जाते थे सोर्सेज. लेकिन जो पेपर पे लिखा है वो हमेशा के लिए एक बार लिख गया है, वो जल्दी नहीं मिटता था. In contemporary time, there was a fusion of all kinds. Autobiographies such as Jahangirnama and Babarnama, and biographies such that of Sher Shah known as Tariq-e-Sher-Shahi written by Abbas Sherwani. So बोल रहा है कि मतलब उस टाइम पे अलग अलग तरीके की राइटिंग्स हुआ करती है. कुछ तो ऑटोबायोग्राफीज होती थी. मतलब ऑटोबायोग्राफीज वो होती हैं जो राइटर है वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा हो. जब कोई राइटर अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा होता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. और जब कोई और किसी और के लाइफ के बारे में लिख रहा हो तो उसको बायोग्राफी कहते हैं. तो इसमें दो ऑटोबायोग्राफीज हैं जो काफ़ी फेमस है. वो क्या है, जहांगीरनामा जो कि जहांगीर ने खुद लिखी थी अपने बारे में. एंड सेकेंड वन इज बाबरनामा. मतलब बाबर ने जो बाबरनामा लिखी थी वो अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. और इसी में मतलब एक बायोग्राफी जो थी वो किसने, अब्बास शेरवानी ने लिखी थी, जिसके शेर शाह सूरी के बारे में, जिसका क्या नाम था, तारीख-ए-शेर-शाही. तो तारीख-ए-शेर-शाही किसने लिखी थी, अब्बास शेरवानी ने. किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में. तो अलग अलग टाइप की बुक्स जो थी इंडियन राइटर्स ने लिखी. कुछ ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी और कुछ ने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा, जैसे जहांगीर और बाबर ने. और किसी के बारे में किसी और ने लिखा, जैसे कि शेर शाह सूरी के बारे में तारीख-ए-शेर-शाही में अब्बास शेरवानी ने लिखा. The scholars mostly wrote court chronicles, which was the history of rulers or the ruling dynasties of the kingdoms which they lived in. बोल रहा है कि जो स्कॉलर्स थे, मतलब कि जो लोग हिस्ट्री लिखते थे उस टाइम पे, वो जनरली जिस राजा के अंडर हिस्ट्री लिखते थे उसी के बारे में लिखते थे. या तो वो किसी कोर्ट का सीन बता देंगे या अपने राजा के किसी वॉर के बारे में बता देंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हिस्टोरियन जनरली उसी के बारे में लिखते थे. इसलिए हमें हिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो मोस्टली या तो राजाओं के बारे में मिलेगी, या उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में मिलेगी, या उन्होंने जो मंदिर बनवाए, या उन्होंने जो काम किए, जो राजाओं ने काम किए, जनरली हमें वही हिस्ट्री में देखने को मिलता है. जो आम लोगों ने जो काम किए वो हमें हिस्ट्री में जल्दी देखने को नहीं मिलता है. तो बोल रहा है ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं बुक्स के, जैसे राजतरंगिणी हो गया. राजतरंगी किसने लिखी, कल्हान ने लिखी थी, जो कि ऐसे ही किसी राजाओं के बारे में, जो मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग्स, मतलब राजतरंगिणी जो कि कल्हान ने लिखी थी, इसके अंदर भी अलग अलग राजाओं के बारे में लिखा हुआ है. द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स्थ, द चालुक्य किंग ऑफ काल्यानी हैव बीन मेंशन्ड इन द विक्रम देव चरित्र बाय बिल्हान. ऐसे ही विक्रम देव चरित्र एक बुक है, किसने लिखी है, बिल्हान ने लिखी है. ये बुक बिल्हान ने विक्रम देव चरित्र लिखी है, जिसमें कि उसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ एक राजा है उसके बारे में बताया हुआ है. तो विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में बताया हुआ है इन्होंने. विक्रम देव चरित्र जो कि बिल्हान ने बुक लिखी है, इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में बताया गया है. तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन बुक्स के जिसके अंदर हमें राजाओं के बारे में बताया गया है. जैसे राजतरंगिणी कल्हान ने लिखी, उसमें उन्होंने राजाओं के बारे में बताया. फिर विक्रम देव चरित्र लिखी बिल्हान ने, उन्होंने भी एक राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में बताया जो कि चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे. सिमिलरली द पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज्ड बाय चांद बारदाई मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ. सिमिलरली एक और बुक है पृथ्वीराज बासो किसने लिखी है, चांद बरदई ने लिखी है, जो कि राजा के मरने के बहुत टाइम बाद इन्होंने उसके बारे में लिखी, जिसके पृथ्वीराज रासो के बारे में. द पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज्ड बाय चांद बरदई, मतलब कि चांद बरदई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में बुक लिखी उनके मरने के बाद.
A historian appointed by the ruler to record the events of his rule was known as court historian. तो मतलब एक जो हिस्टोरियन जिसको कि राजा खुद अपॉइंट करता था अपने कोर्ट में जो चीजें हो रही है उनको बताने के लिए, मतलब उनको लिखने के लिए, उसको हम कोर्ट हिस्टोरियन कहते थे। मतलब कि जो राजा का अपना पर्सनल हिस्टोरियन होगा, राजा का जो अपना पर्सनल हिस्टोरियन होगा वो कौन था, वो कोर्ट हिस्टोरियन था। ऐसे ही कुछ कोर्ट हिस्टोरियन के एग्जाम्पल है, जैसे अबुल फजल हो गया। अबुल फजल किससे, अबुल फजल जो था वो अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था। उसने कौन सी बुक लिखी, अकबरनामा लिखी एंड आईने अकबरी लिखी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने पास बुक में। जो अकबरनामा एंड आईने अकबरी क्या है, वो अबुल फजल ने लिखी, जो कि अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था। ये अकबरनामा एंड आईने अकबरी में पूरा उसने अकबर की लाइफ के बारे में लिखा है अबुल फजल ने, कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसका रूल कैसा था, और उसके आगे पीछे के जितने किंग्स थे उनके बारे में। As and when the ruler traveled, the writers used to travel along with him. When the task of compilation was complete, the ruler used to release it with a lot of pomp and show. One example of this is Tariq-e-Firoz Shahi, which was written by Ziauddin Barani. He wrote this first chronicle in 1356 and another version in 2 years later. So बोल रहा है जितने भी कोर्ट हिस्टोरियंस थे, मतलब कि जो हिस्टोरियंस थे जो राजाओं के साथ घूमते थे, वो उनके साथ ट्रैवल करते थे और उनके बारे में लिखते थे। और जब उनकी बुक कंप्लीट हो जाती थी, जो राजा जो थे वो उसको पॉम्प एंड शो, मतलब काफी दिखावे के साथ और काफी धूमधाम से उस बुक को लॉन्च किया करते थे। तो ऐसे ही एक बुक का एग्जाम्पल है जो कि तारिक-ए-फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। जियाउद्दीन बरानी ने ये बुक लिखी है तारिक-ए-फिरोज शाही। उसने ये बुक कब लिखी थी, 1356 में लिखी थी, और इसी का एक और वर्जन उसने 2 साल बाद लिखा, क्योंकि राजा जो चाहता था वो चाहता था उसके बारे में और बुक्स लिखी जाए। अब हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन के जो लिटरेरी सोर्सेज है। We'll discuss it in the next class now. आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने लिटरेरी सोर्सेज जो कि इंडियन लिटरेरी सोर्सेज है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज जो कि ओवरसीज, जो कि फॉरेन कंट्रीज के जो लोग इंडिया में आए उन्होंने जो लिटरेरी सोर्सेज लिखे उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी कॉइन्स, कैलीग्राफी और जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे पास बच रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।